हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर टॉक टीवी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। व्यापार से क्षेत्र तक और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में और अपना पावर सब एस्टैब्लिश करती है। तो चलिए शुरू करते तो गाइज, इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख ले पहले उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड वीडियोस मिलेंगे हर चैप्टर पिछले चैप्टर से। तो प्लीज गाइज जाके उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ। तो दोस्तों, पहले अगर इस चैप्टर पे हम ध्यान देते, स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया है, औरंगजेब के बारे में बताते हुए हमें ये बताया गया है कि वो जो थे वो लास्ट सबसे पावरफुल मुगल रूलर थे। इनके बाद भी मुगल रूलर्स आए पर वो उतने पावरफुल नहीं थे। और कहीं ना कहीं इनके बाद से जब जो रूलर्स आए हैं वही से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ है मुगल एम्पायर का। ठीक है, इनके तक तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। तो वो होता क्या कि औरंगजेब के 3 बेटे रहते हैं, मोहम्मद अजम शाह और 2 रहते हैं, जिनमें से एक बहादुर शाह भी रहते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद आजम शाह को जो है उन्हें सक्सेसर बनाया जाता है औरंगजेब का। पर होता क्या है कि तीनों भाइयों में थ्रोन को लेके लड़ाई होती है, जिसमें बहादुर शाह लास्ट में जीत जाते हैं और अल्टीमेटली उन्हें ही सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया जाता है औरंगजेब का। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो औरंगजेब का समय था तो वो सबसे पावरफुल मुगल रूलर थे, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। इसके बाद कोई भी उतना पावरफुल मुगल नहीं रूलर नहीं आया। क्योंकि क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने इतनी लार्ज टेरिटरी पे अपना कंट्रोल कर रखा था, जिसे आज हम इंडिया बोलते हैं। तो उनके डेथ के बाद होता क्या है कि जैसे अगर आप पिछले चैप्टर का वीडियो देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो रीजनल डिवीजन हुआ करते थे उस टाइम, सब गवर्नर्स, सब जमींदार या जो चीफ हुआ करते थे, उन्हें एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन पे, एक किंगडम में कंट्रोल करने का अथॉरिटी दे दिया जाता था। तो अब उस उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो मुगल रूलर आए उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इस टाइम के जो गवर्नर्स और जमींदार जो एक पर्टिकुलर रीजन पे अपना कंट्रोल जमा रहे थे, उन्होंने अब अलग होने का फैसला कर लिया कहीं ना कहीं, और अब वो अपना रीजनल किंगडम बनाने लग गए थे। तो जिसके चलते हुआ क्या, जितना औरंगजेब के टाइम में मुगल एम्पायर फैला हुआ था, कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल होते चल जा रहा था उसका, एम्पायर का, उस एम्पायर का। तो इसके चलते क्या हुआ कि दिल्ली जो एक इफेक्टिव सेंटर की तरह काम कर रही थी, अब वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई थी, क्योंकि सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज का वो सेंटर हुआ करता था। पर अब नहीं, जैसे जैसे रीजनल किंगडम बनते गए तो उसके चलते डाउनफॉल होने लग गया मुगल एम्पायर का। और इसके चलते हम देखते हैं दिल्ली का उतना इफेक्टिव सेंटर नहीं रह गया था। इसके बाद हमें एक और बात बताई गई है कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि एक नया पावर इमर्ज होने लग गया था पॉलिटिकल होराइजन में, जो कि था ब्रिटिश। और इसी इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि कैसे व्यापार से ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल जमा लिया इंडिया पे। तो यहाँ क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड उठाए गए हैं कि जो ब्रिटिश था एक्चुअल में उन्हें टेरिटरीज को एक्वायर करने में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, फिर भी उन्होंने किया और वो बाद में बहुत बड़ा एम्पायर डेवलप करते। अब आप इमेज देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पर, ये इमेज है बहादुर शाह जफर का, जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है, कैप्टन हॉटसन जो है उन्हें अरेस्ट कर रहे थे। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1857 के रिवोल्ट के बाद हुआ था, क्योंकि जो 1857 का रिवोल्ट था वो बहादुर शाह जफर के नाम पे कैरी ऑन हुआ था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके तीनों बेटों को मार दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट में, मतलब यानी कि इंडिया तरफ कैसे वो आई? तो होता क्या दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वो चार्टर ले लेती है। अब चार्टर और रॉयल चार्टर दो टर्म्स यहाँ पे आएंगे। तो चार्टर का मतलब होता है एक रिटर्न स्टेटमेंट, और रॉयल चार्टर का मतलब होता है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि कोई क्वीन क्वीन या फिर कोई मोनार्क देता है एक लेटर के फॉर्म में या कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जिसमें कुछ सर्टेन राइट्स और कुछ सर्टेन पावर ऑथोरिटी जो होता है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप को दिया जाता है। तो वही उन्होंने किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस टाइम जो रूलर ऑफ इंग्लैंड थी क्वीन एलिजाबेथ वन, तो उन्होंने उनसे सोल राइट ले लिया था इस चार्टर के थ्रू कि वो सिर्फ जो है अल्टीमेटली वही ट्रेड कर सकते ईस्ट में, और कोई कंपनी वहाँ की ट्रेड नहीं कर सकती ईस्ट में। तो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते थे, कहीं भी ईस्ट में जा सकते थे, न्यू लैंड्स को खोज सकते थे, वहां से वो सामान खरीद सकते थे चीप रेट्स पे, और यूरोप में लाके सेल कर सकते थे हायर प्राइस से। मतलब अल्टीमेटली वो खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे और इंग्लैंड के लिए भी भलाई के लिए काम कर सकते थे इस तरह से। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज। तो मर्सेंटाइल का मतलब हो गया जो कंपनीज रिलेटेड है कहीं ना कहीं ट्रेड और कॉमर्स से। यहाँ पे मर्सेंटाइल का मतलब भी दिया, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो इसे भी आप देख सकते हो।
तो इसमें क्या होता था कि उस टाइम जो प्रॉफिट था वो अल्टीमेट मोटिव था बहुत सारी कंपनियों का। उनका ये मोटिव नहीं था कि हमें कॉम्पिटिशन करना, पर ये मोटिव था बल्कि कि हमें चीप रेट्स पे सामान खरीदना और उसे महँगे रेट्स पे बेचना ताकि अपना प्रॉफिट गेन कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कुछ ऐसा ही था। और यहाँ पे बताया गया कि रॉयल चार्टर है, तो रॉयल चार्टर में ऑल्दो उन्होंने रॉयल चार्टर ले लिया था क्वीन से, पर उसमें क्या प्रॉब्लम थी सबसे बड़ा कि वो इंग्लैंड में सिर्फ लिमिटेड था। मतलब इंग्लैंड की और कोई कंपनी नहीं आ सकता था, बाकी जो यूरोप में और देश है वो तो आ ही सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो आना शुरू हो गए ईस्टर्न तरफ, ईस्टर्न और ईस्टर्न की तरफ आना शुरू कर गए थे। तो इसमें होता क्या, जब तक इंग्लिश शिप्स जो है वो वेस्ट कोस्ट अफ्रीका पार करके केप ऑफ, देखो ये वेस्ट कोस्ट अफ्रीका इधर से अगर आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, तो ये वेस्ट कोस्ट अफ्रीका हो गई। ठीक है, तो जब ये वेस्ट कोस्ट अफ्रीका इधर से क्रॉस करके आने लगे तो ये केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया की तरफ जब तक पहुंचे, तब तक वो देखते हैं कि ऑलरेडी जो पोर्तुगीज थे वो पहुंच चुके थे वहां पे और उन्होंने अपना बेस तक बना लिया था गोवा में। तो ये करने वाले कौन थे, ये थे, ये मतलब जो ये रूट था ये किसके थ्रू खोजा गया था, तो ये खोजा गया था वास्को डी गामा, जो कि पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे। उन्होंने ये ट्रेड सी रूट खोज लिया था इंडिया तक का, और उन्होंने बेस भी बना लिया था गोवा में। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था ये सी रूट का, कि इससे क्या हो रहा था कि वो अगर अपना कॉलोनियल एम्पायर जो एशिया और अफ्रीका में बनाना चाह रहे थे उसके लिहाजे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये ट्रेड रूट। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि समय के साथ साथ डच भी आने लग गए थे, फ्रेंच भी आ गए। ठीक है, पर अब इसके बाद एक प्रॉब्लम जो मेजर हो रही थी कि आप जानते हो अगर जमावड़ा लगेगा कहीं पे और एक पर्टिकुलर चीज के लिए जमावड़ा लगे तो वो कंपटीशन होने लगता। तो वही चीज यहाँ पे ये यहाँ भी होने लग गई थी। इंडिया जो था उस टाइम अपने फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन और सिल्क के लिए जाना जाता था। इसके अलावा पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनामन जो थे वो मतलब स्पाइसेस जो थे उसके लिए भी बहुत डिमांड थे इंडिया के। तो इसके चलते क्या होने लगे, कंपटीशन होने लग गई ये कंपनीज की तरफ से, यूरोपियन कंपनीज की तरफ से आपस में कंपटीशन करते थे। इसके चलते वो बहुत बार क्या करते थे, बैटल्स हुआ करते थे। तो वो समुद्र में कितनी बार शिप्स को, एक दूसरे के शिप्स को डुबा दिया करते थे, फिर नाकाबंदी कर दिया करते थे कितने के रूट्स में। तो इस तरह के बहुत घटनाएं होने लगी जिसके चलते वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि वो वेपन्स भी यूज करके लड़ाई तक करने लग गए थे ताकि वो किसी तरह से रोक पाए अपोजिशन को सामान ले जाने से और खुद का प्रॉफिट कर सके कहीं ना कहीं। इसके अलावा वो फोर्टिफिकेशन करने लग गए थे बहुत जगह पे। ठीक है, अब इसके चलते क्या हो रहा था ना दोस्तों, की जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो फोर्टिफाई करना चाह रही थी कहीं पर्टिकुलर एरिया के सेटलमेंट को, पर वहाँ के लोकल रूलर्स को इस बात से मतलब वो इनकार करते थे, जिसकी वजह से बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में आ जाती है, तो और अपना ट्रेड शुरू कर देती है। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री है वो रिवर हुगली में सेटअप हुई थी, बैंक्स उसके बैंक्स मतलब किनारे पे सेट हुई थी 1651 में। अब बैंक पे सेट करने का एक मेजर रीजन ये होता है कि इरिगेशन में आपको कोई या वाटर की कोई कमी ना हो। ठीक है, तो जो कंपनी ट्रेडर्स थे उस कंपनी के, उन्हें हम फैक्टर्स बोला करते थे उस समय पे। ठीक है, वो लोग ऑपरेट किया करते थे और उनका एक वेयर हाउस भी हुआ करता था जहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे उन्हें स्टोर किया जाता था। इसके अलावा ऑफिसेज बना दी गई थी जहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स बैठा करते थे, सब चीज देख रेख किया करते थे। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ते गया तो कंपनी ने क्या किया, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बोला कि आप यहीं पे आके सेटल करो फैक्ट्री के नियर बाई, तो आपको काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो 1696 में क्या होता है कि उन्होंने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं वो अपना हक जमाने लगे उस जमीन पे भी पर्टिकुलरली। पहले तो वो सिर्फ ट्रेड किया कर रहे थे, पर अब जैसे जैसे लोग आके सेटल करने लगे तो वो उस पर्टिकुलर एरिया पे अपना हक जमाने लगे, फोर्टिफाई करने लग गए, जिसके चलते हम देखेंगे बाद में जाके इंडिया अपने जो जमीन था वो भी गंवाने लग गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब कंपनी जमींदारी क्या कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर विलेजेस पे अपने जमींदारी राइट्स को बोला, वहाँ के जो उस टाइम के किंग थे मतलब फरमान ले लिया था, जो एम्परर थे उस टाइम औरंगजेब, उन्होंने उनसे फरमान ले लिया था कि हमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे, कुछ पर्टिकुलर विलेजेस पे हमें जो है पूरी जमींदारी राइट्स थी ताकि अपना व्यापार और अच्छे से बना पाए। ठीक है, तो इसके चलते औरंगजेब ने जो है वो फरमान दे तो दिया, पर इसके बाद होता क्या है कि वो और कंसेशन और प्रिविलेजेस की मांग करने लगे कंपनी, कि हमें और दीजिए और ग्रांट कीजिए लैंड और कंसेशन दीजिए, ड्यूटीज मत लगाइए। पर इसके चलते हमें क्या होता है कि जो औरंगजेब थे उन्होंने ड्यूटी तो नहीं लगाया, उन्होंने बोला ठीक है ट्रेड ड्यूटी फ्री है आपके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। पर जो प्राइवेट जो ट्रेड किया करते थे, प्राइवेट कंपनी जो हुआ करती थी, उनके लिए अभी भी जो ड्यूटी था, टैक्स जो था उन्हें भरना पड़ता था। पर इसके चलते क्या होता था, वो जो प्राइवेट कंपनियां थी वो बोलती थी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं दे रही तो हम भी नहीं देंगे। तो इसके चलते क्या देखते कि जो रेवेन्यू में जो था, वो जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम, उनके देखते कि रेवेन्यू में बहुत ही उन्हें लॉस हुआ था। मुर्शिद कुली खान थे,
तो यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट में रेज हुआ है कि वो कैसे नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान प्रोटेस्ट नहीं करते जब उन्हें इतना बड़ा लॉस हो रहा था। रेवेन्यू उनके लिए जनरेट करने का जो सोर्स था, मेजर टैक्स जो कि उन्हें मिलता था ये कंपनीज के थ्रू, अब वो मिलना बंद हो चुका था। तो वो कैसे प्रोटेस्ट नहीं करते, तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। तो गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी सोर्सेज मिलेंगे आपको हर चैप्टर में, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी लास्ट में जब हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ऑल्दो आप अपने से एक रीडिंग दे सकते हैं उसे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब आता हमारा टॉपिक, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ट्रेड से कैसे लड़ाई होने लग गई थी ट्रेड के चलते। ठीक है, तो होता क्या है कि अर्ली 18th सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट जो होता है कंपनी और नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में, कंपनी और नवाब और बंगाल के बीच में जो लड़ाई होने लगती, कॉन्फ्लिक्ट होने लगती, वो बढ़ जाती कहीं ना कहीं। और औरंगजेब के बाद, डेथ के बाद, हम जान रहे थे ये बात, हम स्टार्टिंग में मैंने बताई आपको कि जो नवाब थे बंगाल के, वो रीजनल किंगडम मतलब एक पर्टिकुलर रीजन तक वो लेवल थे, ठीक है। पर औरंगजेब के बाद हम देखते हैं, औरंगजेब के डेथ के बाद हम देखते हैं कि सारे जितने रीजनल किंगडम्स थे कहीं ना कहीं वो ऑथोरिटी में आने लग गए थे। तो वैसा ही कुछ हुआ नवाब बंगाल के साथ, अब वो खुद कंप्लीट ऑथोरिटी वहां पे उनका हो गया था, ठीक है। ऑल्दो वो मुगल एम्पायर के अंदर ही आते थे, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं अब पावर प्रैक्टिस करने लग गए थे, एक्सट्रीम पावर। तो इसके चलते होता क्या है, जो इस टाइम के वहाँ नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उनको फॉलोअर्स, उन लोग उनके सक्सेसर जो थे वो थे अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, जो कि नवाब बंगाल बनते बाद में, और सभी स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई भी कंसेशन या फिर कुछ भी ट्रिब्यूट या कोई भी राइट नहीं देंगे कंपनी को अलग से। वो बल्कि जितने राइट्स थे वो उन्होंने बोला हम सब कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो फोर्टिफिकेशन जो सेटलमेंट्स पे किए जा रहे थे, जैसे आपने पहले, मैंने आपको पहले बताया कि विलेजेस पे, पर्टिकुलरली कुछ विलेजेस पे उन्होंने अपना हक जमा लिया था। तो अब बोलने लगे कि अब हम आपको और कुछ नहीं देंगे और कहीं भी आपको फोर्टिफाई करने नहीं देंगे कोई भी सेटलमेंट्स को, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है कि अब जो था, कंपनी को लगा कि हमें बहुत से बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, नवाब्स को उन्हें लेटर्स भेजते थे जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हुआ करते थे, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते थे उन्हें कहीं ना कहीं, कि आप तो ऐसे कर रहे हो, आप तो वैसे कर रहे हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रिटिश ने चाल चलने की कोशिश की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब जो है ट्रेड जो था, ट्रेड ड्यूटीज तो लग रही थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में तो खैर नहीं लग रही थी, पर जो बाहर से कंपनी आ रहे थे वो दे नहीं रहे थे। तो इसके चलते बहुत लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इसके बाद होता है क्या है कि हम फाइनली देखते हैं कि जब ड्यूटीज पे वापस जब जैसे जैसे रूलर्स आए, नवाब साहब बंगाल के नहीं, तो उन्होंने बोला कि अब जो है हम ट्रेड ट्रेड के लिए हम ड्यूटीज लगाना वापस शुरू कर देंगे। पर ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका यही मानना था कि ड्यूटीज को जब तक कंप्लीटली रिमूव नहीं कर दिया जाएगा तब तक ट्रेड जो है वो बढ़ नहीं सकता। और साथ ही साथ अगर हम उन्हें सेटलमेंट्स में और हिस्से नहीं दिए गए और फोर्टिफिकेशन नहीं करने दिया गया तो वो ट्रेड को बढ़ा नहीं पाएंगे। जिसके चलते आपस में नवाब और बंगाल के और जो ब्रिटिशर्स थे उसके बीच में बनती नहीं, और हम फाइनली देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ उसकी स्टोरी सुनिए। तो होता क्या है कि जो अलीवर्दी खान थे, तो उनकी डेथ हो जाती है 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। तो कंपनी क्या चिंता थी कि उन्हें ये लगता था कि उन्हें पपेट रूलर चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं पपेट रूलर चाहिए जो कि उन्हें ट्रेड कंसेशन वगैरह और प्रिविलेजेस दे पाए, अलग से ड्यूटीज ना लगाए, टैक्स ड्यूटी, रेवेन्यू कहीं से कहीं ना कहीं से वो और जनरेट कर सके उस नवाब की मदद से, उनका ये मोटो था। पर होता क्या है कि जो सिराजुद्दौला जो थे वो बहुत ही जल्द नवाब जो थे, मतलब उनके जो बहुत सारे दुश्मन थे, ठीक है। तो कंपनी को लगता था कि जब तक सिराजुद्दौला ये कर रहे हैं, मतलब जब तक नवाब है तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद होता क्या है कि वो मतलब गैर कानूनी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत सारे काम करने लगे। तो जब लास्ट में सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है, जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने क्या किया, वो अब लास्टली 30,000 सोल्जर्स के साथ वो मार्च करने लगे और इंग्लिश के फैक्ट्री, ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थे, उन्हें उनसे बंद करवा दिया, नाकाबंदी करवा दी बहुत जगह पे। कंपनी ऑफिशियल्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया, वेयर हाउस को बंद कर दिया, सारे उनके वेपन्स छीन लिए। तो ये सब उन्होंने किया। और जैसे ही वो कलकत्ता की ओर बढ़ रहे थे तो होता क्या कि कंपनी को रिपोर्ट मिल जाती, जो कंपनी ऑफिशियल्स मद्रास में थे वो उनकी मदद के लिए और फोर्सेस भेज देते हैं। तो जो रॉबर्ट क्लीव नाम से कमांडर थे वो आते हैं उस सारे फोर्स को लेके। तो पहले नेगोशिएशंस होते हैं कुछ बातों पे, पर जब नेगोशिएशंस नहीं हो पाते हैं तो लास्ट में बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि सिराजुद्दौला जीत जाते हैं, पर सिराजुद्दौला का जो मेन रीजन था हारने का वो ये था कि जो उस टाइम के जो उनके
मिलिट्री के जो एक आदमी थे, मतलब जो कमांडर थे मीर जफर, उन्होंने क्या किया, वो अपनी सेना को, मतलब वो जिधर से उन्हें बोला गया था अटैक करने के लिए, वो लेके जाते ही नहीं है, जिसके चलते होता है कि सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और मीर जफर ऐसा क्यों करते हैं? तो मीर जफर इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने उन्हें ये बोला था कि अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम आपको बाद में नवाब बना देंगे बंगाल का। तो ऐसा ही कुछ होता है, उन्हें बाद में नवाब बंगाल का बना दिया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब प्लासी पे बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की डिफीट हो जाती है, तो मीर जफर को बना दिया जाता है नवाब वहाँ का। तो अब क्या था कंपनी का मेन जो मोटिव था, कंपनी का वो था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम अपने खुद से कंट्रोल करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन को। उनका ये था कि हम पपेट रूलर्स की मदद से अपने प्रिविलेजेस लेंगे, ड्यूटीज में कंसेशन लेंगे और अपना काम करेंगे और अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ये था उनका मोटिव। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि कंपनी को बाद में महसूस होता है कि यार पपेट नवाब से कुछ नहीं होने जा रहा है, अगर कुछ करना है तो उन्हें खुद से कंट्रोल करना होगा। तो इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी बातों को लेकर उनसे मीर जफर से भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है कंपनी के अगेंस्ट में। तो कंपनी क्या करती है, उसे डिपोस्ट कर देती है, मतलब उसे चेंज करके मीर कासिम को बना दिया जाता है, वापस से नवाब, मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। पर मीर कासिम से भी संभलता नहीं, और वो भी कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता था ना कि कोई भी नवाब जो था उसे अपनी, कहीं ना कहीं बोलते ना कि भाई अपनी अखंडता, अपनी मतलब दिखावे के लिए उसे बहुत बार ब्रिटिश के बहुत सारी बातों को उसे नकारना पड़ता था ताकि उसकी इज्जत बनी रहे अपनी सब्जेक्ट्स के सामने। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं मीर कासिम जो थे वापस उन्हें डिफीट कर दिया गया बैटल ऑफ बुक्सार में 1764 में जो हुआ था, और मीर जफर जो थे वो वापस वो नवाब बन गए थे बंगाल के। तो उन्हें क्या बोला गया कि आप 500,000 एवरी मंथ भरो, ताकि वो जो ब्रिटिशर्स है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने बाहर के जितने भी एक्सपेंसेस है सब निकाल सके, मतलब वो पूरी तरह से पपेट की तरह यूज कर रही थी उन्हें। पर इसके बाद होता है कि मीर जफर जो है उनकी डेथ हो जाती है 1765 में, और कंपनी का पूरी तरह से मूड चेंज हो जाता है। उनका ये मानना था कि भाई पपेट नवाब अब हम और नहीं बनाएंगे, अब क्लीव ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम खुद नवाब बनेंगे। तो इसके बाद 1765 में जो मुगल एम्पायर जो थे, उन्होंने कंपनी को बोल दिया ठीक है आप दीवान बन जाइए प्रोविंसेस ऑफ बंगाल के। तो अब क्या हो रहा था, दीवान अब क्या कर रहे थे, पहले तो उन्हें क्या करना पड़ रहा था पर्टिकुलरली कि कुछ भी उन्हें खरीदना था तो उन्हें ब्रिटिश से, ब्रिटिश मतलब उस टाइम क्या था कि करेंसी तो थी नहीं, तो उन्हें गोल्ड और सिल्वर में इंडिया को देना पड़ता था, सामान लेके जाते थे। तो ब्रिटिश से वो मंगा रहे थे, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। पर अब क्या हो रहा था कि वो देख रहे थे कि इंग्लैंड में भी उतना फ्लो बचा नहीं, और अब तो वो खुद दीवान बन चुके हैं। तो वो यही के रेवेन्यू से, यही के सामान को खरीद के वो ले जाके वहां पे बेच रहे थे और दाम में, मतलब वो कहीं ना कहीं जब भाई यहाँ पे पैसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे, अब दीवान बनने के बाद जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेज है सब उनके हाथ में आ गए थे। तो वो क्या कर रहे थे, गोल्ड और सिल्वर ना मंगा के यही के पैसे से यही के सामान खरीद के वो इंग्लैंड भेजा करते थे। ठीक है। तो ये चीजें होने लग गई थी यहाँ पे। और साथ ही साथ वो जितने भी अपने कंपनी के एक्सपेंसेस जो थे, जैसे कि अगर कोई वॉर लड़ रहे थे तो उसमें भी सारे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था दीवान बनने के बाद से, वो सब चीज उसमें यूज कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी बढ़ा दी थी, और ऑफिसेज भी बना दिए थे कलकत्ता में, मतलब वो पूरी तरह से पावर डोमिनेट कर रहे थे बंगाल में अब अपनी। अब इसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि कंपनी ऑफिशियल बिकेम नबूब्स। अब नबूब्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली, पर स्टोरी से बताता हूँ क्या होता है कनेक्ट करके। तो होता क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमें, मैंने स्टोरी बता दी आपको क्या होता था, कि जो नवाब के साथ साथ उन्हें एक और जो चीज़ वहाँ चली थी उस टाइम, कि कंपनी ऑफिशियल्स को उन्हें जो था मनी देना पड़ता था बहुत सारा, और साथ ही साथ पर्सनल गिफ्ट्स भी देने पड़ते थे इसके अलावा। तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि जो जो रॉबर्ट क्लीव थे, जब वो खुद आ गए थे, मतलब उस चक्कर में दीवान उवान बन गए थे, तो वो देखते हैं कि हम 1743 में तो इंग्लैंड से आए थे 18 साल की उम्र में, और जब वो 1767 में वो इंडिया को छोड़ते हैं, तब वो कितने पैसे कमा चुके होते हैं कि मतलब जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, अमाउंट दिया हुआ भी है, ये देख सकते हो स्क्रीन पे, अमाउंट आप देख रहे हो वो दिया हुआ है। ठीक है guys, तो ये चीज हो रहा था। तो इसके बाद हम और क्या देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल जो थे, वो अब अपनी ऑथोरिटी, जो अपनी पावर जो थी, उसका कहीं ना कहीं अपने गलत सेंस के लिए, जैसे रॉबर्ट क्लीव ने यूज किया था वैसे वो यूज कर रहे थे। तो इसके बाद रॉबर्ट क्लीव पे हम देखते हैं कि बाद में उन पे ये होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, और उन्हें गलत ठहराया जाता है कि हाँ उन्होंने करप्ट तरीके से अपने लिए पैसे जुगाड़ किए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट क्लीव होते हैं वो 1774 में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है।
तो इसके बाद हमें बताया गया कि रॉबर्ट क्लिफ की तरह ज़रूरी नहीं था कि हर जो इसके बाद जो बने दीवान या फिर जो हर जो कमांडर आया वो करप्ट ही था। ऐसे भी बहुत सारे थे जो कि बहुत ही ऑनेस्ट थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया करते थे। वो मरे थे तो उनका रीज़न अलग था, वो डिज़ीज़ या वॉर के चलते उनकी डेथ हुआ करती थी, ठीक है? बेसिकली जो भी कमांडर्स या जो भी दीवान बनते थे उनका यही मोटो था कि उन्हें अपनी कंपनी को अर्न करके देना, अपने देश के लिए कुछ करना है। मतलब देश को अपना प्रॉफ़िट देना है, कहीं न कहीं करके अपनी कंपनी को प्रॉफ़िट जनरेट करना है कंपनी के लिए और पैसे थोड़े इकट्ठे करने के बाद अपनी वापस ब्रिटेन लौट के अपनी अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो मेन उनका यही मोटो हुआ करता था और इसी को हम नबूब्स बोला करते थे। मतलब कि आओ थोड़े साल काम करो, प्रॉफ़िट जनरेट कर लो, कमा लो अच्छे से और वापस जाके नवूब की तरह, नवूब मतलब एक नवाब की तरह, मतलब नवाब हम क्या क्यों बोलते हैं किसी को कि भाई नवाब की ज़िंदगी बहुत अच्छी, तो नबूब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया गया ये वर्ड पर्टिकुलरली, कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी से रिलेट किया गया कि कैसे उनका मोटो था कि पैसे कमाओ और नबूब की तरह एक ज़िंदगी जियो, मतलब अच्छी ज़िंदगी जियो, ठीक है? सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम आगे स्टार्ट करेंगे कंपनी रूल एक्सपैंड से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। और अगर आपने चैप्टर 1 का नहीं देखा है जाके तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ-साथ पार्ट 2 के लिए भी ट्यून कीजिएगा हमारे चैनल को, जिसके लिए ज़रूरी है आप सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें, कोई भी वीडियोज़। तो सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग और आपको कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे और समझने को मिलेगा और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको सब चीज़ डिटेल्स में बता रहा हूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। तो आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।